तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आशुतोष यादव आज आप लोगों को पढ़ाऊँगा फ़ॉरेन पॉलिसी। फ़ॉरेन पॉलिसी होती क्या है? फ़ॉरेन पॉलिसी का रिलेवेंस क्या है? कैसे एक कंट्री दूसरी कंट्री से डील करती है? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन फ़ॉरेन पॉलिसी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडियन फ़ॉरेन पॉलिसी होती क्या है? पहली बात हम लोग जानते हैं फ़ॉरेन पॉलिसी होती क्या है। फ़ॉरेन पॉलिसी वो स्ट्रैटेजी होती है या वो कोर्स ऑफ एक्शन होता है। वो स्ट्रैटेजी होती है या वो कोर्स ऑफ एक्शन होता है जो कि एक कंट्री चूज़ करती है कोई भी गोल अचीव करने के लिए। अब वो गोल कुछ भी हो सकता है। जैसे हम लोग को किसी देश के साथ डील करनी है, तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? हम क्या एक्शन लेंगे उस देश के साथ डील करने में ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ये होती है फॉरेन पॉलिसी। उस कंट्री का क्या एक्शन होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगा अपने गोल को अचीव करने के लिए। अब वो गोल कुछ भी हो सकता है। अब हम देखते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अब इंडियन फॉरेन पॉलिसी की शुरुआत कहाँ से होती है? अब इंडियन फॉरेन पॉलिसी की आप शुरुआत 21st सेंचुरी से देख सकते हैं। 21वीं शताब्दी को बोला गया कि ये एशियन सेंचुरी है। 21st सेंचुरी को ये बोला गया कि ये एशियन सेंचुरी है। अब एशियन सेंचुरी से क्यों बोला गया? क्यों 21वीं शताब्दी को ये एशियन सेंचुरी बोला गया? तो पहले जैसे जो 20वीं और 19वीं शताब्दी थी, जो 19th एंड 20th सेंचुरी थी, वो किसकी सेंचुरी थी? वो वेस्ट की सेंचुरी थी। वेस्ट क्या था? डोमिनेंट था। वेस्ट का डोमिनेंट होने का मतलब यूरोप डोमिनेंट था। जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो यूरोप सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश था। वहीं उसके बाद हम देखते हैं यूएसए सबसे शक्तिशाली देश बनता है वर्ल्ड वॉर के बाद। फिर हम लोग जब कोल्ड वॉर देखते हैं तो उसमें दो पोल आ जाते हैं, एक रशिया आ जाता है, यूएसएसआर आ जाता है, एक यूएसए आ जाता है। अब ये दोनों लोग शक्तिशाली थे। अब जब 21वीं शताब्दी की हम लोग बात करते हैं तो बड़े बड़े जितने पॉलिटिकल थिंकर हैं वो बोलते हैं 21st सेंचुरी को एशियन सेंचुरी। अब एशिया से कोई पावर इमर्ज होगी। अब एशिया से कौन सी पावर इमर्ज होगी? एशिया में कौन सी पावर है? तो एशिया में दो पावर इस समय सबसे महत्वपूर्ण है जो इमरजेंस जिनका हो रहा है। अब वो कौन सी पावर है? एक हो गया इंडिया, एक हो गया चाइना। चाइना और इंडिया ये दोनों एशिया की सबसे पावरफुल सबसे शक्तिशाली देश हैं और रशिया भी इसमें काउंट किया जाता है। अब इंडिया को बेसिकली क्या क्या देखा जाता है? ग्रेट स्टेबलाइजर एंड पावर प्रोजेक्शन। इंडिया को ग्रेट स्टेबलाइजर मतलब जो भी इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें चल रही हैं उसे स्टेबल करने में, या एशिया में जितनी चीज़ें चल रही हैं एशियन सेंचुरी जैसे जब बोला जा रहा है, तो एशिया में इंडो पैसिफिक रीजन की बात होती है। तो अब नई नई जब पावर इमर्ज होंगी तो एक दूसरे के साथ मतभेद बढ़ेंगे। एक दूसरे कंट्री के खिलाफ एक कंट्री दूसरे कंट्री के खिलाफ युद्ध छेड़ेगी। तो एशियन सेंचुरी क्यों इसे बोला गया? क्योंकि एशियन सेंचुरी में अब पावर का गेम होगा। किस कंट्री के पास कितनी पावर है वो अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। अब हम लोग देखते हैं इंडिया। इंडिया बेसिकली कैसी कंट्री है? इंडिया पीसफुल कंट्री है। इंडिया हर चीज़ सोचती है कि हम लोग शांति से अपना जो भी मतभेद है हम लोग अपना शांति से सुलझा लें। इंडिया पीसफुल कंट्री है। इंडिया हमेशा पीस की बात करती है। इंडिया हमेशा डायलॉग की बात करती है कि हमें आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। जो चीज़ शांति से सॉल्व हो सके हमें वो चीज़ शांति से सॉल्व करनी है। मतलब शांति से सॉल्व करने का मतलब क्या है? हमें नॉन वायलेंट रहना है। नॉन वायलेंट का मतलब क्या है? हमें किसी भी देश के खिलाफ युद्ध नहीं करना है। अगर वो चीज़ बात से सॉल्व हो जा रही है, अगर वो बातचीत से सॉल्व हो जा रही है तो उसे सॉल्व करना है। तो हम लोग फोर्स को नहीं चुनते हैं। हम लोग किसको चुनते हैं? हम लोग फोर्स को नहीं चुनते हैं, हम लोग डायलॉग को चुनते हैं। हम लोग लड़ाई को नहीं चुनते हैं, हम लोग बात को चुनते हैं कि हम लोग एक टेबल पे बैठ के हम लोग शांति से अपनी लड़ाई सुलझा लेंगे। इतनी बात आई आप लोगों को समझ में? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पहले हिस्ट्री में जाते हैं। अब हिस्ट्री में हम लोग एकदम अपने पौराणिक जो
लिखे गए हैं टेक्स्ट, हम लोग उन्हें देखते हैं, एंशियंट टेक्स्ट जो लिखे गए हैं, जैसे रामायण लिखी गई है, तो रामायण में कुछ फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात कही गई है क्या? चलिए वो देखते हैं। तो जो प्रिंसिपल था डिप्लोमेसी का वो चालू होता है रामायण के पीरियड से। जैसे जब सीता जी को किडनैप करके रावण लेके जाता है, कहाँ, श्रीलंका लेके जाता है, तब राम जी भेजते हैं हनुमान जी को कि जाओ पता लगाओ कि सीता जी को कौन लेके गया है। तो राम जी हनुमान जी को भेजते हैं, जाओ पता लगाओ सीता जी को कौन लेके गया है। तो राम जी हनुमान जी को भेज रहे हैं। अब हनुमान जी क्या हो गए? डिप्लोमेट हो गए। डिप्लोमेट किसके हुए? राम जी के हुए। राम जी किसी कंट्री पे रूल कर रहे हैं, राम जी जैसे इंडिया पे रूल कर रहे हैं, तो राम जी किंग हुए, हनुमान जी एज ए डिप्लोमेट हो गए। अब हनुमान जी जाते हैं कहाँ पे? श्रीलंका जाते हैं। श्रीलंका जाते हैं तो वो फिर कंफर्म करते हैं कि हाँ, सीता जी को रावण ने ही किडनैप किया है। अब कुछ कोर्ट सीन होते हैं जहाँ पे आप लोग पौराणिक अगर टेक्स्ट पढ़े होगे, एंशियंट टेक्स्ट पढ़े होगे, रामायण पढ़े होगे, या आप लोग सीरियल्स इसके काफ़ी प्रचलित रहे हैं डिफरेंट टीवी चैनल्स पे, अगर आप वो देखे होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। अब कोर्ट सीन होता है। कोर्ट सीन में बेसिकली क्या होता है हनुमान जी रावण को बोलते हैं कि सीता जी को आप छोड़ दो, और हनुमान जी पावर प्रोजेक्शन करते हैं। पावर प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि अपने स्टेट के बारे में बताते हैं, अपने किंग के बारे में बताते हैं कि उनके किंग मीन्स राम कितने पावरफुल हैं। तो राम के बारे में वो बताते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम कितने पावरफुल हैं। तो इससे हमने क्या जानने को मिलता है कि जब भी एक देश का डिप्लोमेट दूसरे देश में जाता है तो वो उस कंट्री का क्या रहता है? डिप्लोमेट रहता है। डिप्लोमेट रहता है तो वो अपनी कंट्री के बारे में वो दूसरी कंट्री में जाके सबको बताता है कि हमारी कंट्री कितनी अच्छी है, कितनी पावरफुल है। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिल रही है? ये सारी चीज़ें तो हमें रामायण में ही देखने को मिल जा रही हैं। तो वो पावर प्रोजेक्शन करते हैं हनुमान, किसके सामने? रावण के सामने। अगर तुमने सीता जी को नहीं छोड़ा तो तुम्हारी लंका जला के राख कर दी जाएगी। तो ये क्या है? ये पावर प्रोजेक्शन है कि ये तुम जो कर रहे हो रावण, वो धर्म का कार्य नहीं है। वो धर्म का कार्य नहीं है। तुम सीता जी को छोड़ दो। अब धर्म इसमें क्या है? धर्म आपकी नैतिकता के ऊपर बात बोली जा रही है। जैसे मान लीजिए पुराने ज़माने में लोग बोलते थे ना, ये मतलब धर्म की चीज़ तुम नहीं कर रहे हो, ये सही नहीं कर रहे हो। तो धर्म इस सेंस में है, बोल रहे हैं हनुमान जी को, रावण को, कि तुम धर्म के अगेंस्ट हो। फिर रावण इतने में गुस्सा आ जाता है और सीता जी को नहीं छोड़ता है कि सीता जी हमारी कैप्टिव ही रहेंगी, हमारे संरक्षण में ही रहेंगी। फिर हनुमान जी उसे फिर चेतावनी देते हैं कि तुम्हारी लंका जलाकर राख कर दी जाएगी, लेकिन नहीं मानता है रावण। और रावण अपने जो भी गार्ड्स थे उनको ये बोलता है कि राम जी जी जो हनुमान आया है इसे मार डालो। अब इसे मार डालो का जैसे ही उसके गार्ड्स सुनते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं हनुमान जी को पकड़ने के लिए। अब इतने में विभीषण जो कि रावण का भाई रहता है वो आ जाता है। अब विभीषण क्या बोलता है? विभीषण बोलता है नहीं नहीं भैया, आप इसे नहीं मार सकते हो। अब क्यों नहीं मार सकते हो? ये तो डिप्लोमेट है, ये तो इमिजरी है। इमिजरी का मतलब क्या होता है? जो एक देश से दूसरे देश, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाए कोई भी संदेश लेके, तो ये तो इमिजरी है, आप इसे नहीं मार सकते। ये संदेश वाहक है, ये लेके आया है कोई संदेश, हम इसे नहीं मार सकते हैं। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको क्या देखने को मिलता है? डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का, कि अगर कोई भी डिप्लोमेट है तो उसे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी जाएगी। अगर वो दूसरे देश में जाता है तो दूसरे देश की जो भी सरकार है, जो भी वहाँ गवर्नमेंट है, वो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाएगी। तो यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का। फिर आगे हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बेसिकली कौटिल्य के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, एक किताब है। अब इसमें क्या बोला गया है फॉरेन पॉलिसी के बारे में? इसमें बेसिकली स्टेट क्राफ्ट और डिप्लोमेसी के भी बारे में बताया गया है। कौटिल्य बेसिकली रियलिस्ट थिंकर थे। अब रियलिस्ट थिंकर कौन होते हैं? रियलिस्ट थिंकर बेसिकली
स्टेट की पावर मैक्सिमाइज करने पे फोकस करते हैं। जैसे लिबरलिज्म किसकी बात करता है? लिबरलिज्म पीस की बात करता है कि हमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, जो चीज़ डायलॉग से सॉल्व हो जाए उसके लिए हमें कॉन्फ्लिक्ट की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। वहीं रियलिस्ट थिंकर क्या बोलते हैं कि स्टेट को हमेशा अपनी पावर बढ़ाते रहना चाहिए। ये वायलेंस के सपोर्टर रहते हैं कि हमें शांति से नहीं बैठना है, हमें अपने अगर दुनिया पे राज करना है तो हमें पावरफुल बनना ही पड़ेगा। तो ये किसकी बात करते हैं? पावर मैक्सिमाइजर की बात करते हैं कि हमेशा एक स्टेट को अपनी शक्ति बढ़ाती रहनी चाहिए। तो कौटिल्य रियलिस्ट थिंकर थे। फिर ये क्या बोल रहे हैं? किंग धर्म ऑफ किंग इज वेलफेयर ऑफ इट्स स्टेट, वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। मतलब जो धर्म होना चाहिए किंग का, वो क्या होना चाहिए कि वो अपने लोगों की हमेशा से सुरक्षा करता रहे। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है? वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है जो भी, जैसे मान लीजिए किसी के पास खाने को खाना नहीं है तो ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है, ये स्टेट में किंग की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर्सन को प्रॉपर टाइम पे 2 वक्त की रोटी दी जाए। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है। किसी के पास कोई नौकरी नहीं है तो ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि उसे एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। तो ये क्या बोल रहे हैं कि किंग का धर्म है वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, मतलब अपने लोगों का भला करना, ये एक राजा का धर्म होना चाहिए। अगर राजा ऐसा नहीं करता है तो राजा के खिलाफ उसके खुद के लोग खड़े हो जाएंगे, रिबेल कर देंगे। फिर कौटिल्य क्या बताता है? कौटिल्य बोलता है पावर इज ऑफ 3 काइंड। वो 3 प्रकार की पावर बताता है। पहले वो बताता है इंडिविजुअल पावर। इंडिविजुअल पावर क्या बताता है वो? कि पावर कैसी होनी चाहिए किंग की। किंग आपका कितना पावरफुल है वो इंटरनेशनल रिलेशन में, वो इंटरनेशनल लेवल पे मायने रखता है। आपका राजा कितना पावरफुल है, आपके राजा की पर्सनैलिटी कैसी है, तो ये मायने रखती है। फिर दूसरा वो बताता है हार्ड पावर। हार्ड पावर में वो बोलता है किसी देश की सेना, किसी देश की मिलिट्री कितनी ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए और उस देश में उसकी जो इकॉनमी है, इकॉनमी का मतलब क्या, उसकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होनी चाहिए। अगर वो कोई भी युद्ध लड़ने जाता है तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था उसकी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि युद्ध में पैसे खर्च होते हैं। फिर वो क्या बोलता है? फिर वो बात करता है सॉफ्ट पावर की। सॉफ्ट पावर में वो क्या बताता है? डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर का मतलब क्या होता है? डिप्लोमेसी मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ आईआर बाय नेगोशिएशंस। मतलब आप गए मार्केट में, आपको कोई चीज पसंद आई, जैसे आप डेली जाते होगे कहीं ना कहीं, तो अगर कोई आपको 10 रुपए का सामान बेचता है तो आप ये पूरी कोशिश करते हो कि वो आपको 5 रुपए में मिल जाए। तो ये होती है डिप्लोमेसी, कि आप नेगोशिएट करते हो चीज़ों को कि नहीं भाई, मुझे इतने ज़्यादा पैसों में नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा कम करो, मुझे 10 रुपए वाली चीज़ 5 रुपए में चाहिए। तो आपकी डिप्लोमेसी है। तो ये बोल रहा है सॉफ्ट पावर भी एक स्टेट के पास होनी चाहिए अगर उसे इंटरनेशनल लेवल पे एग्जिस्ट करना है। फिर कौटिल्य क्या बोलता है? अगर ये 3 चीज हैं आपके पास तो आपको वॉर लड़नी चाहिए, आपको अपनी पावर बढ़ानी चाहिए, तब आपका एनिमी नहीं बच पाएगा। कोई भी वॉर आप लड़ने जा रहे हो तो ये 3 पावर आपके पास होनी चाहिए। फिर कौटिल्य बोलता है 3 टाइप्स ऑफ वॉर। कौटिल्य 3 प्रकार के युद्ध के बारे में बात करता है। पहली बात वो करता है धर्म युद्ध के बारे में। धर्म युद्ध में वो क्या बताता है? प्री डिटरमाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे। धर्म युद्ध का मतलब क्या होता है? जहाँ पे रूल्स बने रहें, रेगुलेशंस बनी रहें, कि जैसे मान लीजिए कि आप महाभारत के टाइम पीरियड में आप लोग देखे हो, महाभारत की स्टोरी अगर आप लोग पढ़े होगे तो वहाँ सूरज ढलने के बाद, मतलब सनसेट होने के बाद, कोई एक दूसरे के ऊपर वार नहीं करता था। तो ये हुआ धर्म युद्ध। ये इसका मतलब होता है धर्म, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपके डिसाइडेड हैं, आप इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप फॉलो करोगे, तो ये होता है धर्म युद्ध, जो कि आज के टाइम में हम लोगों को नहीं देखने को मिलता है। अब यूएस और मतलब यूएस, आपका रशिया और उसमें यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब क्या वहाँ धर्म युद्ध हो रहा है? वहाँ धर्म युद्ध नहीं हो रहा है। सोच लीजिए, ड्रोन से सैनिकों को मारा जा रहा है, कितनी दर्दनाक मौत होती है ये। फिर हम लोग देखते हैं दूसरी बात, कौटिल्य कौन से वॉर की बात करता है? वॉर बाय डिसेप्शन।
मतलब किसी को धोखे से हरा देना। धोखे से हरा देना का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप दो दोस्त हैं। अब दो दोस्त, तीसरे दोस्त से उन लोग की लड़ाई हुई, तीसरे दोस्त को वो बोल दिया कि मैं तुम्हारे पर वार नहीं करूंगा। अब तीसरा दोस्त बेचारा रिलैक्स बैठा हुआ है कि हाँ ये नहीं मुझे मारेंगे, लेकिन आप जो अपनी बात कहे हुए थे उसे नहीं माने, आप उसके ऊपर हमला कर दिए और तीसरा दोस्त आपका रेडी नहीं था, तो वो जाहिर सी बात है इस युद्ध में वो हार जाएगा। तो ये बोलते हैं वॉर बाय डिसेप्शन। फिर वो तीसरे वॉर के बारे में बताते हैं, साइलेंट वॉरफेयर। वॉर विदाउट पब्लिक अटेंशन, मतलब बिना लोगों की आंखों में आए हुए आप जो युद्ध लड़ते हो वो उसका मतलब होता है साइलेंट वॉरफेयर। साइलेंट वॉरफेयर का मतलब क्या होता है, जैसे कोई देश है, दूसरे देश की जनता को वो भड़का रहा है, दूसरे देश को जबरदस्ती वो पिंच कर रहा है कि आप अपने देश के खिलाफ खड़े हो जाओ, तो ये क्या हो गई, साइलेंट वॉरफेयर हो गई। फिर हम लोग देखते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अब इंडियन फॉरेन पॉलिसी की शुरुआत कहाँ से होती है, तो इंडिया किसकी कॉलोनी रहता है, ब्रिटिश की कॉलोनी रहता है। ब्रिटिशर्स हम लोग के ऊपर रूल करते हैं कितना साल तक, 200 साल तक हम लोग के यहाँ ये रूल करते हैं। 1600 शताब्दी में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है, कहाँ पे, इंडिया में। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी है, मर्चेंट कंपनी है, ये ट्रेड करने इंडिया आई हुई रहती है। फिर धीरे धीरे इसका इन्फ्लुएंस इंडिया पे बढ़ता जाता है। इसी इन्फ्लुएंस के बढ़ते क्रम में हम लोग देखते हैं, बढ़ते सीरीज में हम लोग देखते हैं कि रेगुलेशन ऑफ इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या बोलता है, ये स्टैब्लिश करता है ब्रिटिश कंट्रोल को, कहाँ पे, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, बीबीएम में ये ब्रिटिश कंट्रोल को स्टैब्लिश करता है। ब्रिटिश कंट्रोल को स्टैब्लिश करने का मतलब क्या है, अब यहाँ ब्रिटिशर्स का राज होना चालू हो गया है। अब धीरे धीरे ब्रिटिश इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाना चालू कर दिया गया है। फिर आप डिफरेंट डिफरेंट एक्ट देखोगे, रेगुलेटिंग एक्ट, फिर आप देखोगे इंडियन काउंसिल एक्ट, तो इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स ये लोग पारित करते जाते हैं और अपना जो पावर है वो इंडिया में मैक्सिमाइज करने लगते हैं, इंडियंस को अपनी कॉलोनी बनाने लगते हैं, इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाने लगते हैं। फिर हम लोग देखते हैं ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनी बना तो लिया, लेकिन उनके पास कुछ ऐसी खूबियां थी कि इंडिया उसकी कॉलोनी बना। तो वो कौन कौन सी खूबियां थी वो हम लोग देखते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पावर, मतलब ब्रिटिशर्स के पास ये तीन चीज़ सबसे अच्छी थी। पहली बात तो उसकी इंडस्ट्री, वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसे फ्रांस में आ जाता है, तो ब्रिटेन तब तक इंडस्ट्री के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। ब्रिटेन की नेवी, ब्रिटिश नेवी भी सबसे अच्छी थी, क्योंकि नौसेना से ही दूसरे देश से ट्रेड होता रहता था। तो एक नौसेना जाएगी, एक नेवी मान लीजिए वहाँ से शिप निकल रही है, इंडिया के पास आ रहे हैं, यहाँ से ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ से सामान लेके वहाँ चली जा रही है, तो उसकी नेवी अच्छी थी। और वर्ल्ड वाइड, मतलब आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, ब्रिटेन की कॉलोनी हर जगह थी। तो ये तीन चीज थी ब्रिटिशर्स के पास, जिसकी वजह से वो पूरे विश्व पे राज कर पाए। फिर अप टिल 1947 इंडियन फॉरेन पॉलिसी was used by the British as per British interest। 1947 तक हम लोग देखते हैं कि जो भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी थी वो हमें ब्रिटिशर्स के ही हिसाब से हमें लेके चलनी पड़ती थी। हमारा कोई डायरेक्ट वर्ल्ड से कांटेक्ट नहीं था, वो ब्रिटिशर्स का ही था। ब्रिटिशर्स दूसरे देश से बात करते थे और इंडिया के लिए क्या सही है क्या गलत है ये ब्रिटिशर्स ही डिसाइड करते थे। फिर हम लोग देखते हैं ब्रिटिश इंडिया डिप्लोमेसी। ब्रिटिश इंडिया डिप्लोमेसी में हम लोग तीन इंस्टेंस हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला इंस्टेंस हम लोग देखते हैं 1798 का। 1798 में बेसिकली हम लोग देखते हैं नेपोलियन इन्वेड करता है क्या, इजिप्ट को। नेपोलियन इन्वेड करता है इजिप्ट को, और नेपोलियन प्लान बनाता है किसके साथ, रशिया के साथ प्लान बनाता है कि अब हम लोग इन्वेड करेंगे किस पे, इंडिया पे हम लोग इन्वेड करेंगे, इंडिया के ऊपर हम लोग आक्रमण करके इंडिया को भी अपनी टेरिटरी के अंदर लेके आएंगे। अब ये बात जैसे ब्रिटिशर्स को पता चलती है, ब्रिटिशर्स घबरा जाते हैं और तुरंत अपना एनवी भेजते हैं, अपना डिप्लोमेट भेजते हैं, कहाँ पे, डिप्लोमेट भेजते हैं रशिया में, ताकि
उससे नेपोलियन से अच्छी से बातचीत हो सके कि हम भी आपके फ्रेंड हैं, आप इंडिया के ऊपर इन्वेड ना करिए। अब इंडिया पे इन्वेड न करने का क्या मतलब है कि ब्रिटिश है हारेंगे नहीं, ब्रिटिशर्स हारेंगे नहीं तो ये कुछ साल और इंडिया के ऊपर राज करेंगे। तो ये ब्रिटिशर्स ने दिमाग लड़ाया, हम लोग तुरंत चल के उनसे दोस्ती कर लेते हैं, दोस्ती कर लेंगे तो शायद वो हमारे पर इन्वेड न करें। फिर सेकंड इंस्टेंस हम लोग को देखने को मिलता है बफर स्टेट स्टैब्लिशमेंट का। बफर स्टेट स्टैब्लिशमेंट का मतलब कोई जैसे टू पावरफुल स्टेट्स हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया हो गया और आपका चाइना हो गया। अब इंडिया और चाइना के बीच में बफर स्टेट कौन कौन से हो गए? तिब्बत और नेपाल बफर स्टेट हो गए। मतलब ये दोनों पावरफुल स्टेट हैं, ये कम पावरफुल स्टेट है। बफर स्टेट होने का एक और फायदा है कि जो हम लोग की डायरेक्ट लड़ाई होगी वो डायरेक्ट नहीं हो पाएगी, हम लोग एक दूसरे से कन्फ्रंट डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। तो इससे ये अच्छा, इसकी ये बात अच्छी है कि हम लोग का ज़्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि लॉस ना होने का से मेरा क्या मतलब है कि उसके ना सैनिक मरेंगे ना हमारे सैनिक मारे जाएंगे बॉर्डर पर। बफर स्टेट ये होता है। अब ब्रिटिशर्स की यही खास बात थी कि ये जहाँ गए कुछ न कुछ सिर दर्द दे के चले गए। अब हम लोग के बगल में सिर दर्द क्या दे के चले गए? बफर स्टेट कौन कौन से बना दिए ये लोग? तिब्बत बना दिए, नेपाल बना दिए। क्यों बना दिए? क्योंकि इंडिया हमेशा डिस्टेबलाइज रहे, इंडिया हमेशा स्टेबल न होने पाए। यही रीजन था कि ये लोग कुछ न कुछ सर दर्द दे के चले गए। उधर पाकिस्तान दे के चले गए, फिर ये नीचे से श्रीलंका दे के चले गए, ये सारे अगल बगल बना के चले गए। अब ब्रिटिशर्स बेसिकली दो फेंसिंग बनाते हैं। दो फेंसिंग का मतलब क्या होता है? एक आउटर रिंग बनाते हैं, एक इनर रिंग बनाते हैं। आउटर रिंग में ब्रिटिशर्स रखते हैं ईरान, अफगानिस्तान और तिब्बत को। और इनर रिंग में कौन से ये स्टेट रखते हैं? इनर रिंग में ये रखते हैं बेसिकली नेपाल, भूटान और सीलियन को। सीलियन श्रीलंका का पुराना नाम सीलियन कहा जाता था। तो ये सीलियन को इनर रिंग में आ जाता है। तो नेपाल, भूटान, सीलियन और आउटर रिंग, इनर रिंग और आउटर रिंग, ये दो फेंसेस बनाते हैं ब्रिटिशर्स। फिर इंस्टेंस थ्री हम लोग देखते हैं। इंस्टेंस थ्री में हम लोग को क्या देखने को मिलता है? तिब्बत। तिब्बत इसका किसका? ब्रिटिशर्स का प्रोटेक्टोरेट स्टेट था। मतलब तिब्बत जो इंटरनल इसके जितने मैटर रहेंगे वो अपने खुद से ले सकता है, वो इंडिपेंडेंट है अपने इंटरनल मैटर्स में। लेकिन वो फॉरेन पॉलिसी में, तिब्बत की जो भी फॉरेन पॉलिसी होगी, जो भी ट्रेड होगा, वो ब्रिटिशर्स ही डिसाइड करेंगे। तो तिब्बत प्रोटेक्टोरेट स्टेट था किसका? ब्रिटिशर्स का। लेकिन 1912 में तिब्बतियन जो रहते हैं वो रिवोल्ट कर देते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ और ब्रिटिशर्स को पीछे हटना पड़ता है। फिर 1914 में हम लोग देखते हैं, 1914 में ब्रिटिशर्स मैप बनाते हैं, जिसे हम लोग मैकमोहन, ब्रिटिशर्स मैप बनाते हैं और एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका नाम रहता है रेड लाइन। रेड लाइन बेसिकली मैकमोहन लाइन के नाम से भी जानी जाती है। अब मैकमोहन लाइन बेसिकली ये लोग ड्रॉ करते हैं। फिर आगे चल के यही मेजर कॉज ऑफ डिस्प्यूट बन जाता है, यही मुख्य कारण बन जाता है लड़ाई का इंडिया और चाइना के बीच में। चाइना बोलता है कि नहीं, अरुणाचल उसका पार्ट है। इंडिया बोलता है नहीं, अरुणाचल इंडिया का पार्ट है। चाइना इस पे, अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम करता है कि नहीं, ये हमारी टेरिटरी का पार्ट है, ये हमारी टेरिटरी के अंदर आता है, ये तिब्बत के अंडर आता है। इंडिया इसे हमेशा रेजिस्ट करता रहता है, नहीं ये हमारी टेरिटरी का पार्ट है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, आशुतोष यादव। और आगे का लेक्चर देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।